नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। अगर 10वीं की कक्षा में इस पंक्ति की व्याख्या करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को एनआईए नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला करने की सूचना पहले से एक पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? तो क्या विपक्ष के बोलने के बाद अब सरकार बोलेगी? खैर, मेरा सवाल सिंपल था, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमले की पूर्व सूचना अर्णब गोस्वामी को दी है उसकी जांच होनी चाहिए और दोनों को ही जेल जाना होगा, लेकिन जांच नहीं होगी क्योंकि सूचना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए या एयर चीफ में से किसी ने दी है। एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर ये प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार आप कह रहे प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकते थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। कुछ और इनमें से 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सी बात है। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी को बचा लिया जाएगा। राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 4 अन्य प्रमुख लोगों ने ही अर्णब को पाकिस्तान पर हमले की सूचना 3 दिन पहले दी होगी। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। 16 जनवरी से व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हैं। मुख्य धारा के अखबारों में खबरें छप रही हैं, वेबसाइट पर खबरें छपी हैं और कुछ चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई है। तब भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चुप हैं, इस व्हाट्सएप चैट का खंडन नहीं कर रही हैं। कौतूहल का विषय यह भी था कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप है? क्या उसके लिए यह बड़ा मसला नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करने वाला था, इसकी जानकारी तो पायलट को भी आखिरी वक्त में दी जाती होगी। पहले से सिर्फ 5 लोगों को पता था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना के प्रमुख, इन्हीं 5 में से किसी एक ने पत्रकार को सूचना दी थी और वह पत्रकार व्हाट्सएप पर साझा कर रहा था। मुमकिन है दुश्मन देश वह सूचना हैक कर सकता था और भारतीय वायुसेना के पायलट की जान खतरे में पड़ सकती थी या भारत की योजना फेल हो सकती थी। हैरानी की बात है कि इन 5 में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ नहीं बोला है। यह अगर अफवाह है या इसमें कोई आधार नहीं है तो भी इसका खंडन कर दिया जाना चाहिए था। एक वेब सीरीज में क्या बोला जा रहा है उसे लेकर एफआईआर हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन चारों तरफ व्हाट्सएप चैट छाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां तैर रही हैं। उसे लेकर कोई हरकत नहीं है।
राहुल गांधी कहते हैं कि इन 5 में से किसी एक को और पत्रकार को भी जेल की सजा होनी चाहिए। 16 जनवरी से रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट वायरल है। आमतौर पर ऐसे मामले में संज्ञान लेने वाली संस्था एनआईए भी सक्रिय नहीं है। कम से कम मुंबई पुलिस से पूछ सकती थी कि इस चैट की सच्चाई क्या है। गृह मंत्रालय पूछ सकता था मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र सरकार से कि इसकी सच्चाई क्या है। देश को उसके बाद बताया जा सकता था, नहीं बताया गया। सरकार क्या इसलिए चुप थी कि विपक्ष भी इस चैट पर बोलने से संकोच कर रहा है? लेकिन लोग तो बातें कर रहे हैं। यह मामला क्या है, अब इस पर आते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी को लेकर फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है। इसके तहत बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता गिरफ्तार हैं और अभी अस्पताल में हैं। बार्क का पूरा नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो रेटिंग का सैंपल जमा करती है और बताती है। इसी के नाम पर चैनलों को विज्ञापन दिए जाते हैं। अरबों रुपए का कारोबार इसी रेटिंग पर होता है। मुंबई पुलिस के अनुसार अर्नब ने पार्थो दासगुप्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपए दिए हैं और बदले में दासगुप्ता उनकी मदद करते रहे कि कैसे रेटिंग आ सकती है और भीतर की जानकारी देते रहे। इससे अर्नब ने फर्जी रेटिंग हासिल की और करोड़ों कमाए। इसी सिलसिले में जांच के बाद पुलिस ने 3000 पन्नों की एक रिपोर्ट फाइल की है। इन पन्नों में दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की बातचीत का ब्यौरा है, व्हाट्सएप चैट है। इसी बातचीत के एक हिस्से में अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो गया है। बवाल नहीं हुआ है, क्योंकि बवाल तो आईटी सेल के सक्रिय होने के बाद होता है। यह बातचीत कोई मामूली नहीं है। चुप्पी इतनी ही है कि आमतौर पर अर्नब के पक्ष में ट्वीट करने वाले सरकार के मंत्री भी अर्नब के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं, प्रो अर्नब नहीं हो रहे हैं। अगर वे देश के लिए ट्वीट नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अर्नब के लिए तो ट्वीट करना चाहिए। पत्रकारों के सवाल और राहुल गांधी के बयान के कारण यह बताना जरूरी हो जाता है कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी कथित तौर पर क्या बात कर रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करती है। देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बाद, जब मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह सूचना 3 दिन पहले से थी और वे इस बारे में पार्थो दासगुप्ता से बात कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी 23 फरवरी को यह चैट कर रहे थे। इस चैट में अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है। तब पार्थो दासगुप्ता पूछते हैं, दाऊद? अर्नब गोस्वामी कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं, ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए, बिग मैन के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगे, स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं, सामान्य स्ट्राइक से भी काफी बड़ा, और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा, इलेटेड हो जाएंगे, अंग्रेजी का वर्ड है। बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। अर्नब कहते हैं, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, गिविंग ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू अ जर्नलिस्ट इज अ क्रिमिनल एक्ट, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft get shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action. राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को मिस्टर अर्नब गोस्वामी कहा। अर्नब गोस्वामी अपने शो में राहुल गांधी का नाम कैसे लेते हैं आपको पता होगा और बहुतों को अच्छा भी लगता होगा। अर्नब इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिया करते थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर को किस तरह से अपने शो में नाम लेकर बुलाते थे उस पर अब आप गौर नहीं करना चाहेंगे, मगर बहुतों को अच्छा लगता था, क्योंकि दर्शकों के दिमाग के रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं।
वैसे पता नहीं अर्नब अब उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को पहले की तरह नाम लेकर ललकारते हैं या नहीं। बहरहाल व्हाट्सएप चैट में जो बातचीत हो रही है वो महज संयोग नहीं लगती है। 3 दिन बाद हमला होता है और उसी तरह 3 दिन पहले कश्मीर के बारे में उन्हें पता है, जो अपनी कथित चैट में कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होने वाला है। ये सब कुछ पार्थो दासगुप्ता से कह रहे हैं और इसे मुंबई पुलिस को अभी साबित भी करना है। इस तरह की जानकारी सिर्फ सुरक्षा के लिए भयानक नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। अब आप फ्लैशबैक में 2019 के आम चुनावों में खुद को ले जाइए। क्या वाकई चुनाव में जोश पैदा करने के लिए यह सब कुछ हुआ, या ऐसा करने से पहले यह भी सोचा गया कि हमला होगा तो जनता में जोश पैदा होगा और चुनाव में फायदा होगा, और वह दूसरे सवालों को भूल जाएगी जनता और वोट देने लग जाएगी। बालाकोट के प्रहार से आतंकी खौफ में है। हमने घर में घुसकर मारा। ऐसा करने के लिए कितने ही चैनल काम में लगा दिए गए होंगे। एक आंधी चली और सारे मुद्दे धूल में उड़ गए। क्या अब चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया जाएगा? अगर यह चुनाव के लिए किया गया तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपने अपने विवेक से मतदान किया या आपको बेवकूफ बनाया गया ताकि आप खास तरह से मतदान कर सकें। मैं सारी बातें हिंदी में बता रहा हूं, यह सब सोचकर ही मेरी इंग्लिश जो भी थोड़ी बहुत है हवा हो गई है। यह बेहद खतरनाक खेल है कि स्ट्राइक हो और गोदी मीडिया कवरेज के तूफान में उसे बदल दिया जाए ताकि गांव-गांव में लोग बौरा जाएं। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर व्हाट्सएप चैट से यह जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती तो कितना बड़ा संकट आ सकता था। सीमित हमले की योजना व्यापक हमले में बदल सकती थी और फिर कुछ भी हो सकता था। अब जब आपको यह पता चल रहा है कि एकजुटता का यह खेल वोट के लिए खेला गया होगा, तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? आप क्या इसलिए इस चैट पर चुप हैं और कोशिश हो रही है कि इसकी खबर गांव-गांव तक ना फैले, कि आप दुविधा में ना पड़ें? इसलिए इस कथित चैट पर सरकार को अब तक स्पष्टीकरण कर देना चाहिए था। एनआईए को संज्ञान लेना चाहिए था। 16 जनवरी से यह खबर सोशल मीडिया में वायरल है। यह चिंता से आगे की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर योजना में टीवी चैनल को शामिल किया गया। इससे करोड़ों लोगों के विवेक पर हमला किया गया और चैनल ने करोड़ों रुपए से कथित तौर पर कमाने का जुगाड़ किया। अब देखिए, पिछले साल जून जुलाई के महीने में रिया चक्रवर्ती का मसला छाया था। व्हाट्सएप चैट ही तो था। आपको याद होगा कि इस तरह के चैट में रिया चक्रवर्ती की बातचीत का जिक्र आया और अर्नब गोस्वामी से लेकर गोदी मीडिया के सारे अर्नब आक्रामक हो गए। इस लड़की को सरेआम कैमरों से घेर लिया गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि देखते देखते ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। यह भी तो व्हाट्सएप चैट है, तो फिर गोदी मीडिया के बाकी अर्नब क्यों चुप हो गए हैं? आप अगर अब भी गोदी मीडिया के इस खेल को लेकर सतर्क नहीं हैं, तो महान भारत का वह लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जिसे हासिल करने के लिए साधारण लोगों ने 150 साल तक कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़ गए। आपको समझना होगा कि किस तरह से 150 चैनलों के जरिए आज की राजनीति और चुनाव का खेल खेला जा रहा है। यह वो मीडिया है जो आप में से किसी को कभी भी रिया चक्रवर्ती की तरह घेर सकता है और पूरे देश को यकीन दिला सकता है कि आप अपराधी हैं। अर्नब के चैट की जांच होनी चाहिए। अर्नब को यह सूचना किसके जरिए मिली? बातचीत से मिली या अर्नब किससे मिलने गए थे, या अर्नब यूं ही कह रहे थे? क्या यह फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आता है? पत्रकारों को सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारी पर रिपोर्ट करने के कारण कई बार इस तरह के संगीन मामले लगा दिए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह देश के जनमत को भटकाने के लिए कश्मीर और बालाकोट हमले की जानकारी मीडिया के एक एंकर के साथ साझा की जाती है, और जो इस वक्त में जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाता है? ऐसे वक्त में
सरकार की वकालत करने लगता है, हमले के बाद अपने स्टूडियो में दौड़ने लगता है, हाँफने लगता है और सवाल करने वालों को ललकारने लगता है। क्या राहुल गांधी के इस आरोप में दम है कि इस मामले में कुछ नहीं होगा? एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। इतना तो कहना पड़ेगा कि जब यह व्हाट्सएप चैट सामने आया तो सबने सतर्कता बरती, किसी ने जल्दबाजी नहीं की। और यह अच्छा है कि व्हाट्सएप का चैट है, एक बार रुक कर समझ लेना चाहिए, पता नहीं सही हो या गलत हो। सबसे पहले प्रशांत भूषण ने इसे लेकर ट्वीट किया, फिर कुछ वेबसाइट ने इसे खबर के रूप में बनाया। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इन व्हाट्सएप चैट्स की विश्वसनीयता क्या है। पहली बात तो मुंबई पुलिस ने बकायदा अपने चार्जशीट के साथ एविडेंस के तौर पर लगाई है। दूसरी बात यह है कि इसको फैब्रिकेट करना, इतनी लंबी लंबी चैट्स, मतलब करीब 500 पेज से ज़्यादा की हैं, इतनी सारी चैट्स को फैब्रिकेट करना कोई आसान काम नहीं होता। और अगर उन चैट्स को देखा जाए तो उसमें जो डेट है और टाइम है और जिन इवेंट्स का जिक्र हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। उसमें एक इंटरनल कंसिस्टेंसी है और उसमें एक रिंग ऑफ ट्रूथ है। जब इस तरह की डिटेल्ड एविडेंस को या चैट्स को देखा जाता है या वीडियोस को देखा जाता है तो उसमें ये चीज़ सामने आ जाती है, पता लग जाता है कि ये फैब्रिकेटेड हो नहीं सकती, कोई जना इतना डिटेल्ड फैब्रिकेट कर नहीं सकता। अब दूसरा सवाल है कि ये चैट्स क्या दिखा रही हैं। पहले तो ये दिखा रही हैं कि हमारा गोदी मीडिया जो है किस तरह से, अर्नब गोस्वामी किस तरह से सरकार के लैप में बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लैपडॉग मीडिया, और सरकार को फायदा दिलाने के लिए, मोदी जी को फायदा दिलाने के लिए सब अपने शोज और अपने डिस्कशंस उस तरह से कर रहा है। दूसरी तरफ वो ये दिखाता है कि सरकार के ऊपर इनका कितना इन्फ्लुएंस है, कि पार्थो दासगुप्ता अर्नब गोस्वामी से ये कह रहे हैं कि भाई आप हमको पीएमओ में कोई नौकरी दिलवा दीजिए। तो हर जगह जगह ये बात सामने जाहिर होती है कि सरकार और अर्नब गोस्वामी एक कोजी क्लब की तरह है, जिसमें कि अर्नब सरकार को फायदा कराने के लिए अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार उसको तरह तरह के फेवर्स दे रही है। फिर मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बेहद सतर्कता के साथ ट्वीट किया और उसके बाद तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने। इन सभी ने सीधे आरोप लगाने के बजाय प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल किया और बाकी जवाब सरकार पर छोड़ दिया, जो आया नहीं। मनीष तिवारी का ट्वीट था कि अगर मीडिया के कुछ हिस्से में जो रिपोर्टिंग हो रही है और वो सही है तो 2019 के आम चुनाव और बालाकोट के स्ट्राइक से रिश्ता बन जाता है। क्या चुनाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया गया? क्या इसकी जांच संयुक्त संसदीय दल से नहीं होनी चाहिए? राजद सांसद मनोज झा ने भी ट्वीट किया है कि यह डीप स्टेट का काम लगता है। तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया था कि देश जानना चाहता है। व्हाट्सएप ऐप चैट से यह साफ साफ पता चलता है कि सरकार ने बालाकोट स्ट्राइक और धारा 370 के हटाए जाने की बात एक टीवी एंकर को पहले ही दे दी थी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं ही हूं जिसे लगता है कि मोदी शाह को हमें जवाब देने की जरूरत है? इतने दिनों में जवाब आ जाना चाहिए था। There was a clear violation of the Official Secrets Act. There was a clear violation of all basic tenets of national security. And that an anchor close to the government is sitting in Bombay and has knowledge about attacks 5 days ago and is gloating about them. Is gloating about them, saying this is a big one. And the ratings agency head is saying that, this is going to help the big man come back. This is something that we've been saying all along. But
I think this just shows it in black and white. Right. I think that's the big issue here, is that this particular anchor has lectured the entire country time and again on national security. एक महत्वपूर्ण गोपनीय सैन्य पहल की जानकारी पहले से कैसे थी इन्हें, और अगर ये जानकारी उन्हें उपलब्ध है तो जाहिर है कि अति महत्वपूर्ण ओहदेदार लोगों में से ही कोई एक है, जो टॉप के 3-4 लोग हैं। दूसरे किसी मुल्क में तब तक सरकार गिर चुकी होती, और यहां पूरी की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार इस पर पर्दा डाला जा सके। मैं समझता हूं इस व्हाट्सएप चैट में, इसके खुलासे में, इसकी पृष्ठभूमि और आने वाले दिनों में जो चीजें होंगी उससे पता चलेगा कि एक देश के रूप में हमारी यात्रा कहां से चल के कहां पहुंच गई है, और राष्ट्रवाद यही वगैरह सारी चीजें बेमानी हैं। अंततः ये 3-4 लोगों के बीच का एक ऐसा खेल है जिसमें जवानों की शहादत होती है और कोई गिद्ध की तरह वहां उड़ता रहता है। तो आपने देखा कि विपक्ष के नेता ने जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरती। वे संभल कर बयान दे रहे थे। सुरक्षा मामलों पर बोलने वाले रिटायर्ड फौजी अफसर भी आमतौर पर इस मामले में चुप रहे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर राव ने ट्वीट कर दिया और सवाल उठा दिया। अभी हाल ही में व्हाट्सएप चैट के कुछ अंश जो कि मीडिया के जरिए हम सबको दिखाए गए हैं, इसकी असली गंभीरता तो तभी पता चल पाएगी जब इसके ऊपर एक तफसील से और गहराई से इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन इन सब के चलते एक बात तो साफ है कि सत्ता के गलियारों में इस तरह की साठगांठ और इन सब बातों का होना हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकती है। और न वे काम कर सकते हैं। सेना के जिन रिटायर्ड अफसरों के साथ बहस करते थे, उन्हें लेकर महफिल जमा सकते हैं कि उनके पास सूचना होना देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अर्नब ही देश हैं और देश ही अर्नब हैं। गोदी मीडिया और आईटी सेल के ज़माने में अब कुछ भी साबित किया जा सकता है। 2 और 2 4 की जगह 5 साबित किया जा सकता है। इम्तहान में आएगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर है पत्रकारों ने सवाल व्हाट्सएप चैट में बालाकोट स्ट्राइक को लेकर जो बातचीत हो रही है और राहुल गांधी ने जो कहा था उसे लेकर पूछा, मगर प्रकाश जावड़ेकर ने साफ साफ कह दिया कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी पर है, जो उन्होंने खेती के बारे में कही है। बालाकोट स्ट्राइक, व्हाट्सएप चैट के बारे में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था उस पर जवाब देने से प्रकाश जावड़ेकर ने इनकार कर दिया। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। सर, एनजीए ने कहा है कि व्हाट्सएप मैनिपुलेशन, टीआरपी मैनिपुलेशन जो है व्हाट्सएप, वो आज का अभी विषय नहीं, वो मैं आईएनबी में आओ हम जरूर आपको बताएंगे। तो एक तरह से आज भी मौका था कि सरकार इस व्हाट्सएप चैट में कही जा रही बातों को लेकर कुछ स्पष्टीकरण देती, मगर प्रकाश जावड़ेकर ने ऐसा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों पर था। कांग्रेस ने एक बुकलेट की तैयार बनाई है जिसका नाम है खेती का खून। 19 पन्नों के इस बुकलेट में कृषि कानूनों की खामियां गिनाई गई हैं। राहुल गांधी ने इस बुकलेट को जारी करते हुए कहा कि देश पर 4-5 कंपनियों का नियंत्रण होता जा रहा है। ये कंपनियां प्रधानमंत्री को सपोर्ट करती हैं और बदले में प्रधानमंत्री को मीडिया का सपोर्ट मिलता है। इन सब का हवाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर और तमाम कारोबारों पर कब्जा हो चुका है। अब खेती की बारी आई है जिसके लिए ये तीनों काले कानून लाए गए हैं। राहुल का कहना है कि खेती पर कभी किसी का एकाधिकार नहीं था, लेकिन अब इसकी तैयारी हो चुकी है। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा
नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी कृषि कानूनों के बहाने 3-4 कंपनियों के एकाधिकार का सवाल उठा रहे हैं। 3-4 कंपनियों का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस संदर्भ में नाम लिया ये उम्मीद रही होगी या की जाती है कि लोग और जानें। लेकिन क्या कांग्रेस बताएगी कि भारत में भविष्य में 3-4 कंपनियों का एकाधिकार ना हो, उसके लिए वह कैसा सिस्टम बनाएगी? क्या उसे लेकर पब्लिक के बीच अपनी नई आर्थिक समझ पेश करने जा रही है, मुद्दा बनाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी उन क्षेत्रों का भी हाल बताएगी कि इनके एकाधिकार से वहां चीजें खराब हुई हैं या बेहतर हुई हैं? पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उन पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल किसानों को भड़का रहे हैं। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। और अब चलते हैं रविश रंजन के पास, जो पलवल की तरफ गए थे, वहां आए किसानों की रियलिटी देखने। रविश रंजन की मुलाकात एक किसान रणवीर भादो से हुई, जो 1.25 महीने से हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। रणवीर के साथ 2017 में कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर एक कंपनी ने उनकी 10 एकड़ जमीन को लीज पर लेकर 4 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। कंपनी भाग गई। अब रणवीर सिंह अपनी ही जमीन का ब्याज चुकता कर रहे हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए रणवीर इसलिए किसान आंदोलन में आए हैं और वहां पर डटे हुए हैं। भादो साहब, ये बताइए, ये आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, किस तरीके का फ्रॉड है, कितने रुपए का फ्रॉड एक जो है वो निजी कंपनी ने किया है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। ये 5 करोड़ 60 लाख का है। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का फ्रॉड किया है जी, और आपकी 10 एकड़ की जमीन पर। हाँ, और उसमें उसने 4 करोड़ 80 लाख रुपए वो ले गया, वो करना चाहता, कंपनी लेके भाग गई। अब जमीन के कुर्की के आदेश भी एसडीएम साहब निकाल चुके हैं, निवेदन भी किया, लेकिन वो तो अपनी जगह सही है, उनका तो कोई इसमें है नहीं, उन्होंने निवेदन माना भी है, वो इसकी जांच के भी कहा है उन्होंने। तो ये जो कंपनी है, हमें पता नहीं था, ये यूनियन बैंक के एक अधिकारी ने हमें मिलवाया कि आपकी बड़ी खेती है, आप ये ऐसा काम करो तो आपका बहुत लाभ देगा। तो हमने इसे एग्रीमेंट भी करवाई है, रजिस्टर्ड भी है, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी सब कुछ रजिस्टर फीस भर के काम हुआ है, कोई ऐसा ही नहीं है। और उन्होंने एक कितने पड़ी अनुराग? हाँ जी, एक पर 96 लाख रुपए। 1 करोड़ 5,60,000 का प्रोजेक्ट 5,60 था, उसका लोन सेक्शन हुआ था। उन्होंने उसमें से 90% बिना काम किए पेमेंट उनके खाते में रिलीज कर दी। अच्छा। तो आप इसको देख सकते हो भी ये फ्रॉड है या नहीं। मुझे पता है आप आज यही सोच रहे होंगे कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी को बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले किसने सूचना दी? क्या वो हमला चुनाव में हवा बदलने के लिए किया गया था? क्या आपको चिंता हो रही है? नहीं ना, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पेट्रोल 85 रुपया लीटर है, ये छोटा सा गुड न्यूज़ है। बाकी ब्रेक के बाद।
साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाइट हाउस प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास कर रहे थे और उसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधी डाली जा रही है, बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया है और मकान का निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। दावों की वानगी यह है कि 2015 में जिन पात्र हितग्राहियों ने मकानों का निर्माण शुरू किया था, उनकी राशि अभी तक खाते में नहीं डाली गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा में दर्जनों लोगों का आशियाना तैयार किए बिना ही केंद्र से बधाई पत्र मिल रहे हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। आगर मालवा के वार्ड नंबर 10 में पक्की दीवारों के बीच खुली छत के नीचे उड़ता ये धुआं प्रधानमंत्री आवास योजना की धुंधली तस्वीर बयां करता है। साल 2019 में बनी सूची में विनोद का नाम आया। करीब 2 साल की मशक्कत के बाद जैसे तैसे अपना कच्चा मकान तोड़कर पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू किया और घर की चारदीवारी बना ली, मगर अब महीनों बीत जाने के बाद भी विनोद को अंतिम किश्त का इंतजार है। खुले में पड़े हैं, ठंडी सी गिर रही है, बहुत परेशानी, चोरी चकारी भी हो गई, सरिया भी गायब हो गया मेरे यहाँ से, कीची भी गायब हो गई, बहुत गरीब आदमी। तो ये छत का काम आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं? पेमेंट हो तो हम चला, सर कहाँ से चले? पैसे भी कहाँ तक दें, किराए से हमारे पास हो तो दे, नहीं था तो हमको किराए से मकान नहीं दे रहे थे, आ गए फिर हम टापरी बना के रह रहे। माधव नगर पालिका परिषद की 2019 में बनी डीपीआर में 1554 हितग्राहियों को शामिल किया गया, जिसमें से केवल 718 पात्रों के लिए नगर पालिका को 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। नियमों का पेच फंसा, उसमें से 418 हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए डाले गए और अगले ही दिन इन पर होल्ड लगा दिया गया, जिससे हितग्राही खातों से पैसे निकाल नहीं पाए और मकानों का काम अधूरा पड़ा है। जैसे 2019 में सुशीला का नाम पात्रता सूची में था, उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर काम शुरू कर दिया। अब 2 साल से ज़्यादा समय गुजर गया, लेकिन सुशीला के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। पक्के मकान का निर्माण तो अधूरा है, सुशीला को रहने के लिए किराए का घर लेना पड़ा, जिसका बोझ अलग। मेरा मकान ये खुला कर्ज करके बनाया, अब देख लो तुम पूरा खुला पड़ा, कैसे मैं कैसा गुजारा कर सकती हूँ? छत नहीं डाला हैगा, नहीं घर में देख लो गीला ने सिला, इतना सामान पड़ा है, किसमें क्या करें हम? तो आपने क्यों खोल लिया था मकान? और मकान ये खोला कि मेरा सूची में नाम आ गया, क्या आपका नाम आ गया, फोटो खींच ले गए। किसने बोला था आपको कि मकान खोल लो? वो जो वो चेक करने आते हैं ना, उनने बोला था। इसी वार्ड के रहने वाले विनोद बैरागी की उम्र और मजबूरी तस्वीरों में दिखती है। दोनों पैरों से चल नहीं सकते, इस ट्राईसाइकिल के सहारे उम्मीदों का घर बनाने के लिए नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। पात्रता सूची में नाम आने के 2.5 साल बाद भी विनोद को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। वो इस टूटे फूटे कच्चे मकान में ही गुजर बसर कर रहे हैं। 2018 में मेरा नाम आया था सर, पैसे डल गए थे, होल्ड पे कर दिए पैसे। कब डले थे पैसे, क्यों? ये 2-3 महीने पहले, मेरे को 3 महीने हो गए जाते जाते मेरे पैसे डले थे, तो मेरी आशा बन गई थी कि मेरा मकान बनो, तो मैंने किराए से मकान ले लिया, पैसे होल्ड पे कर दिए, तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मेरे किराए से देता था, फिर मेरे घर आ गया, घर गिरा हुआ है, फिर भी मैं आ गया टापरी में, मैं पैसे लिख ले ही नहीं, मैंने काम चालू किया नहीं। तस्वीरें बहुत सारी हैं जहां ज़रूरतमंद पात्र हितग्राहियों ने पक्के मकान की आस में अपने घरौंदे को तोड़ दिया। नियमों की आड़ में जिम्मेदार अधिकारी फाइलों को यहां से वहां करने में लगे हैं। 2015 की जो डीपीआर 716 लोगों की स्वीकृत हुई थी, उसका लगभग पेमेंट कर चुके हैं। कुछ लोगों का 20,000, 30,000, 50,000 बाकी है, वो सूची बन चुकी है और उसके भुगतान हेतु अग्रेषित प्रशासक महोदय को कर दी गई है। अतिशीघ्र उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी गरीबों का हक गरीबों को मिल जाए। छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा में तो मामला अनूठा है। वार्ड नंबर 11 में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्का करने की बाट जोड़ रहे हैं। पात्रता रखते हैं, नाम भी आ गया, घर नहीं बना। ये और बात है कि केंद्र से किश्त नहीं खत आ गया है, घर पूरा होने की बधाई वाला। अब ये सोच रहे हैं ईंट भी नहीं लगी लेकिन बधाई मिल गई, बधाई को रखें या सरकार को ससम्मान लौटा दें। जो फॉर्म भरा था हम लोग स्वीकृत हो गए हैं। स्वीकृत होने के बाद हम लोग का नाम सूची में आने के बाद भी हम लोग को अनुमति नहीं दिया है और 2 साल अभी बनने के बाद भी अभी हम लोग को बधाई लेटर दिए प्रधानमंत्री द्वारा, तब पता चल रहा है कि हम लोग का आवास शासन द्वारा बन चुका है, जबकि हम लोग का कच्चे मकान में ही रह रहे हैं। अभी तक के घर बने नहीं है
और हाँ 2 साल हो गए, अब सिर्फ नाम सूची में थे, घर बने नहीं है और बधाई लेटर आ गए, घर बन गए करके, लेकिन अभी भी हम टूटा फूटा घर में हैं। कलेक्टर साहब अब मामले में जांच की बात कह रहे हैं। आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, सीएमओ नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊँगा। बड़ा सवाल ये है कि अगर पक्के मकान नहीं बने तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया। इन खामियों के साथ क्या मार्च 2022 तक योजना में सारे हितग्राहियों को पक्का घर मिल पाएगा? कहीं छत नहीं, खत है, कहीं मामला इन वेटिंग है, लेकिन रंग रंगीले इश्तहार ज़रूर हैं। ये सब देखकर आपको ये गुनगुनाने का मन नहीं करता। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, राई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा बतंगर, रंग रंगीला प्रजातंत्र। बालोद से जयप्रकाश, आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।